प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके एंजल क्लासेस में। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने वास्तविक संख्या के ही अंतर्गत यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में देखा था कि वास्तव में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की उत्पत्ति कैसे हुई है, तथा उसी पे अंतर्गत क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज हम उसी के आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखेंगे। अगर जो भी बच्चे पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं वो पहले जाके ये देखें कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है, क्योंकि ये प्रश्न यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर ही आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 तथा 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। मतलब ये है कि इसमें पूछा जा रहा है कि दर्शाइए, मतलब कि सिद्ध कीजिए कि जो 6q+1 है, 6q+3 है तथा 6q+5 है वह एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। दिखाइए या दर्शाइए या सिद्ध कीजिए कि जो 6q+1 है, 6q+3 है तथा 6q+5 है वह एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो बच्चों, हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में आप लोग को ये बताया है कि पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है तथा विषम क्या होता है, विषम संख्याएं क्या होती हैं। तो थोड़ा सा हम बता देते हैं कि पूर्णांक का मतलब ये होता है कि जो पूर्ण अंक हो, साथ ही साथ धनात्मक हो और वह धनात्मक पूर्ण अंक जो विषम भी हो। मतलब 6q+1, 6q+3 तथा 6q+5 को सिद्ध करना है कि यह एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। सर्वप्रथम धनात्मक विषम पूर्णांक, सर्वप्रथम धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 तथा 6q+5 को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका a बराबर bq+r से तुलना करने पर a बराबर bq+r से तुलना करने पर, अब तुलना करने हम चल रहे हैं तो bq+r की जगह पे हम 6q+1 को, 6q+3 को तथा 6q+5 को रख रहे हैं। 6q+1, 6q+3 तथा 6q+5 को रख रहे हैं। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि जो b का वैल्यू है वो 6 है तथा जो r का वैल्यू है 1 और 3 और 5 है। तो हम लिख सकते हैं कि इससे तुलना करने पर b बराबर 6 तथा r बराबर 1, 3 और 5 प्राप्त होता है। अब हम जानते हैं कि a बराबर bq+r होता है तथा साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि r का जो वैल्यू होता है वो हमेशा 0 से बड़ा तथा 0 के बराबर भी हो सकता है तथा b से छोटा होता है। r की जो वैल्यू है ये 0 से बड़ा और 0 के बराबर तथा b से छोटा होता है। यहाँ पर b बराबर 6 है, तुलना करने पर b बराबर 6 प्राप्त हुआ तथा r बराबर 1, 3
और 5 प्राप्त हुआ। इस प्रकार r का मान 1, 3 और 5 बारी बारी से रखने पर हम देखेंगे कि जो समीकरण प्राप्त हो रहा है वह वास्तव में धनात्मक विषम पूर्णांक है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। r बराबर 1 रखने पर a बराबर 6q प्लस 1। 6q पहले से दिया हुआ है 6q और प्लस 1, r का मान 1 हो गया। चूंकि a बराबर 6q प्लस 1, 6q जो है q की जगह पे हम कुछ भी रख दें तो 6q जो प्राप्त होगा यह एक सम संख्या प्राप्त होगा। किसी भी सम संख्या में अगर एक को जोड़ दिया जाए तो यह पूरा एक विषम हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 6q प्लस 1 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। यह एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक इसी प्रकार से r बराबर 3 रखने पर तो a बराबर 6q प्लस 3। अब हम जानते हैं कि 6q में यह एक सम संख्या है और इसमें हम 3 ऐड कर लेते हैं तो 6, 3, 9 हो गया। 9 एक विषम पूर्णांक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये भी एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। यह एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक इसी प्रकार से r बराबर 5 रखने पर a बराबर 6q और प्लस 5। चूंकि 6q ये सम है उसमें 5 ऐड कर ले तो 6, 5, 11 हो गया। 11 एक विषम पूर्णांक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह भी एक धनात्मक विषम पूर्णांक प्राप्त हुआ, धनात्मक विषम पूर्णांक प्राप्त हुआ। इस प्रकार हमें दर्शाना था या दर्शाइए कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो हमने r बराबर 1, r बराबर 3 और r बराबर 5 रख करके ये दिखा दिया कि वास्तव में ये 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। r का मान हमने यहाँ से निकाला है, आप देख ही रहे हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तुलना करने के बाद हमें प्राप्त हुआ। b का मान भी इसी से प्राप्त हुआ है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्या कहना चाहता है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार के प्रश्नों में हम देख रहे हैं कि यहाँ अधिकतम संख्या पूछ रहा है कि जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि जहाँ अधिकतम संख्या की बात होती है वहाँ हम HCF निकालते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि 616 तथा 32 का HCF ही वह अधिकतम संख्या होगी, जो मार्च कर सकते हैं, इसी प्रकार से हम लोग एग्जाम में लिखेंगे एक एक स्टेप को। तो 616 और 32 का HCF हमें निकालना है।
एचसीएफ निकालने का पिछली वीडियो में हम 2-3 तरीका बताए हैं आपको कि एचसीएफ गुणनखंड विधि से भी निकलता है, एचसीएफ भाग विधि से निकलता है तथा एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से भी निकलता है। तो चूंकि हम लोग एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पिछले वीडियो में देखे हैं, तो हम देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो हम जान रहे हैं कि 616 तथा 32 में 616 बड़ा है। अच्छा, एक चीज हम ये भी जानते हैं कि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका A बराबर BQ प्लस R, ये भाग विधि से जो है आसानी से। तो चलिए देखते हैं कि भाग विधि से एचसीएफ कैसे निकालते हैं। भाग विधि से एचसीएफ निकालने के बाद हम आसानी से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में बदल सकते हैं। तो 616 और 32 को अगर हम भाग विधि से एचसीएफ निकालें तो 616 इज ग्रेटर देन 32, यानी 616 32 से बड़ा है। तो 32 से 616 में भाग करेंगे, एक बार जाएगा, 32 हो जाएगा। यहाँ 11 होगा, 11 में से 2 गए 9, यहाँ 5 में से 3 गए 2, 29 हो गया। चूंकि 29 32 से छोटा है इसलिए 6 को भी यहाँ नीचे रख लेंगे। अब 32 से भाग करेंगे 296 में, तो ये 9 बार जाएगा। तो 9 दूनी 18 और 9 तिरिक 27 1 28, तो 16 हो गया। 16 में से 8 गए 8, यहाँ बचा 8, 8 में से 8 गए 0, यहाँ 2, 2 में से 2 गए 0, यानी शेषफल जो है ये 8 आ गया। अब हम क्या करते हैं कि जो शेषफल आया हुआ है उससे 32 में फिर भाग देते हैं। ये भाजक है, ये भाज्य है, तो जो भाजक है इस 32 को फिर यहाँ नीचे रख लेते हैं और अब शेषफल जो आया है इसको भाजक मान के 32 में भाग देते हैं। तो 8 चौक 32 हो गया। अब शेषफल 0 आ गया। ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता। जब शेषफल 0 आ जाता है उस स्थिति में जिस संख्या से हम भाग देते हैं, अंतिम बार जिस संख्या से भाग देते हैं वही उसका एचसीएफ होता है, वही उसका एचसीएफ होता है। ये भाग विधि से एचसीएफ निकालने का तरीका है। सर्वप्रथम क्या करते हैं, एक बार रिपीट कर देते हैं। सर्वप्रथम जो बड़ा होता है 612 और 32 में 612 बड़ा है, 32 छोटा है, तो 612 में 32 से भाग करेंगे, एक बार जाएगा 32 आएगा। 61 में से 32 माइनस करेंगे तो 29 आ जाएगा। 29 में 32 से भाग जाएगा नहीं, 6 को फिर उतार लेंगे, अब 296 हो जाएगा। 296 में फिर 32 से भाग करेंगे तो 9 बार जाएगा, 288 हो जाएगा। फिर 296 में से 288 जब माइनस करेंगे तो शेषफल 8 आएगा। अब चूंकि शेषफल 8 आया है, अगर शेषफल 0 आ जाता तो उस स्थिति में 32 एचसीएफ होता, लेकिन शेषफल 0 नहीं आया है, शेषफल 8 आया है, इसीलिए इस 32 को पुनः 8 से भाग करेंगे। तो 32 में 8 से भाग किए 4 आया और शेषफल 0 आ गया। चूंकि अब शेषफल 0 आ गया है तो इस स्थिति में जिस संख्या से अंतिम बार भाग दिया जाता है वही उसका एचसीएफ होता है। अब इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में देखिए कैसे लिखते हैं। चूंकि ये जो है ये होता है भाज्य और इसे कहते हैं भाजक और इसे कहते हैं भागफल, और जो नीचे आता है इसे बोलते हैं शेषफल, इसे बोलते हैं शेषफल। तो यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है उसमें ए भाज्य होता है, ए को भाज्य बोलते हैं, बी को भाजक बोलते हैं, क्यू को भागफल बोलते हैं तथा आर को शेषफल बोलते हैं। तो पहले स्टेप को अगर हम लिखते हैं तो 616 जो भाज्य है इसको लिखते हैं, फिर बी का मान यानी 32 हो गया भाजक, क्यू का मान हो गया 19 जो भागफल है तथा आर का मान हो गया 8 जो शेषफल है। ये स्टेप नंबर फर्स्ट है। फिर इसको अभी शेषफल 8 आया है, जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। अब स्टेप नंबर सेकंड देखते हैं। कोई कोई प्रश्न एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाता है, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप अधिकतम कई स्टेप में जाते हैं।
तो अब स्टेप नंबर सेकेंड जो है, स्टेप नंबर सेकेंड में ये जो भाज्य है ये 32 है, और इस समय जो भाजक है ये 8 है, और इस समय जो भागफल है वो 4 है, ये 4 है, और शेषफल जो है ये 0 है। इस स्थिति में जब शेषफल 0 आ जाए, जब शेषफल 0 आ जाए, उस स्थिति में जिस संख्या से अंतिम बार में भाग दिया जाए, अर्थात जो भाजक होता है अंतिम बार में, वही उसका एचसीएफ होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एचसीएफ 8 हो गया। क्योंकि 616 तथा 32 का एचसीएफ 8 हो गया, अतः हम कह सकते हैं कि 8 ही वह अधिकतम संख्या होगी जो मार्च कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो बच्चों चलते हैं प्रश्न नंबर 4 देखते हैं कि प्रश्न नंबर 4 में क्या कहना चाहता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m तथा 3m+1 के रूप का होता है। मतलब ये है कि इस प्रश्न में कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हुए जो किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m तथा 3m+1 के रूप का होता है, यह सिद्ध करना है, अर्थात यह दर्शाना है। तो प्रश्न को चलते हैं, हल करते हैं। हम जान रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो होता है a बराबर BQ + R होता है, जहां पर B भाजक होता है, A भाज्य होता है, Q भागफल होता है तथा R शेषफल होता है। ये हम अच्छी तरह से जान रहे हैं। तथा जो 3m और 3m+1 दिया हुआ है, 3m तथा 3m+1 को दी हुई यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तुलना करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि जो यहाँ m की q की जगह पे m दे दिया है, उससे कोई मतलब नहीं। m की जगह q भी दे सकता है, p भी दे सकता है, z भी दे सकता है, कोई भी जो है कॉन्सोनेंट दे सकता है, कोई भी चर दे सकता है। तो यहाँ हम जानते हैं कि जो b का वैल्यू है ये 3 हो गया यहाँ से, और जो r का वैल्यू है वो यहाँ पे r का मान 0 है, ये 3m+0, और यहाँ r का मान 1 है, तो r का मान भी डिसाइड हो गया। तो प्रश्न को हल करते हैं, ये रफ कार्य के रूप में मान लेते हैं, लिख लेंगे बगल में। तो भाजक जो b भाजक है, भाजक b बराबर 3 तथा शेषफल r बराबर 0 और 1 हो गया। ठीक है। अच्छा, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका a बराबर BQ + R से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका a बराबर BQ + R से अब r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर a बराबर b की जगह पे 3 है, b की जगह पे 3 है, तो 3q हो गया। ठीक है, b की जगह पे 3 है तो 3q हो गया, और m की जगह पे q रख दिए तो a बराबर 3 को हो गया। अब चूंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी दोनों तरफ इसका वर्ग करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो a स्क्वायर इक्वल टू 9q² हो गया, 3 त्रिका 9 q स्क्वायर हो गया, यानी a स्क्वायर इक्वल टू 3 × 3q², इसको लिख सकते हैं। 3 त्रिका 9 हो गया और q स्क्वायर। अच्छा हाँ, अब इस ये देखना है कि जो a स्क्वायर है वो 3m के रूप में होना चाहिए, 3m के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि 3q², नहीं यहाँ लिख सकते हैं कि माना 3q² इक्वल टू m, 3q² इक्वल टू m। तो एक पॉइंट तो सिद्ध हो गया कि जो 3m + 3m है ये a स्क्वायर यानी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग के बराबर है। अब चलते हैं, सिद्ध करते हैं कि जो 3m+1 है क्या ये भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है। चलिए इसको इरेज करके फिर से देखते हैं।
तो बच्चों देखते हैं यहाँ दिया भाजक b बराबर 3, शेषफल r बराबर 0 और 1 है। अब 0 रख के हमने देख लिया, r का मान 0 रख के हमने देख लिया कि जो 3m है वो किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग के बराबर हो गया। अब r बराबर 1 रख के, r बराबर 1 रखने पर देखते हैं क्या 3m + 1 भी एक धनात्मक पूर्णांक के वर्ग के बराबर है। तब a बराबर 3q और प्लस r का मान 1 हो गया। अब इसमें दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं क्योंकि दिया हुआ वर्ग करने के लिए। तो a स्क्वायर बराबर, ये देखिए धनात्मक पूर्णांक का वर्ग दिया हुआ है, तो a स्क्वायर बराबर यानी a + b का होल स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर होता है। तो a स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एक का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a का मान 3q हो गया इंटू b का मान 1 हो गया। समझ गए होंगे। अर्थात a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 3 दूनी 6q हो गया। समझ गए होंगे इतनी बात। अब पुनः a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर और 6q को बगल में लाते हैं, 6q को पहले लिखते हैं और ये एक जो है इसके बगल में लिख देते हैं। ये किस लिए लिख रहे हैं? कुछ सुविधा के लिए लिख रहे हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब इधर देखते हैं, जो a स्क्वायर बराबर 9a स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 है। अब इसमें से 3 को कॉमन ले रहे हैं, तो a स्क्वायर इक्वल टू 9a स्क्वायर प्लस 6q में 3 को अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर, यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर और फिर प्लस 6q जगह पे 2q बचेगा, 2q बचेगा। अच्छा, ये हम लिख किस लिए रहे हैं अभी हम बताते हैं। प्लस 1 बच गया, ये इसलिए लिख रहे हैं कि जो 3m + 1 है इसी फॉर्म में लाने के लिए लिख रहे हैं कि इसी रूप में आ जाएगा। अब यहाँ हो गया a स्क्वायर इक्वल टू 3 और इस पूरे को हम यम मान लेते हैं, इस पूरे को हम यम मान लेते हैं। तो 3m और प्लस ये 1 हो गया। यहाँ हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि माना 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल टू यम। अच्छा हाँ, अब हम देख रहे हैं कि पिछला वाला समीकरण नंबर 1 था, ये समीकरण नंबर 2 है। तो समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m, स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m तथा 3m + 1 के रूप में होता है, आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चे देखते हैं प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। पिछले प्रश्न में हमने देखा कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूछा था, इसमें धनात्मक पूर्णांक का घन पूछ रहा है। 9m + 1 तथा 9m + 8 के रूप का होता है। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके बताइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन जो है इस रूप में होता है। तो सर्वप्रथम हम देख रहे हैं कि 9m है, 9m + 1 है तथा 9m + 8 है। इसी को देखना है कि यह एक धनात्मक पूर्णांक का जो घन है इसी रूप में होता है।
तो अगर 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 को रख के सॉल्व करें तो इसका सॉल्यूशन बहुत लंबा हो जाता है। तो इस स्थिति में हम 9 को 3 भी मान सकते हैं, 9 को हम 3 मान के भी सॉल्व कर सकते हैं। इस स्थिति में भी आंसर सेम आएगा, इसलिए 9 को हम 3 मान लेते हैं। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर से जब तुलना करते हैं तो यह 9m को हम 3m मान लिए और 9m प्लस 1 को 3m प्लस 1 मान लिए और 9m प्लस 8 को 3m प्लस 8 मान लिए। उस स्थिति में जो 3m यानी b की वैल्यू 3 हो जाएगी, b की वैल्यू 3 हो जाएगी। ये बात यहाँ से नोट हो जाए। चलिए प्रश्न को, वो रफ कार्य था, प्रश्न को शुरू करते हैं, हल करना यहाँ से। माना जो धनात्मक पूर्णांक है, माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a है, धनात्मक पूर्णांक बराबर a है तथा b बराबर 3 है। हम जानते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर में अगर b का मान 3 है तो उस स्थिति में जो r का मान होता है ये 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है तथा b से छोटा होता है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर b का मान 3 है तो r का मान जो होगा 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, 3 नहीं हो सकता। तो इसलिए r बराबर 0 या 1 या 2। ठीक है, अब बारी बारी से r का वैल्यू समीकरण में रखते हुए हम देखेंगे कि 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 क्या एक धनात्मक पूर्णांक का घन आता है या नहीं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका a बराबर बी क्यू प्लस आर से, a बराबर बी क्यू प्लस आर से देखते हैं जब r बराबर 0 हो तब क्या होगा। तब a बराबर b की जगह पे 3 क्यू और प्लस 0 हो गया, यानी a बराबर 3 क्यू हो गया। अब दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर अच्छा एक बात और देखना होगा कि अगर LHS और RHS है, अगर दोनों पक्षों में हम वर्ग करते हैं या घन करते हैं या किसी संख्या को जोड़ते घटाते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कब? जब हम दोनों पक्षों में कोई प्रोसेस करते हैं, कोई प्रक्रिया करते हैं। तो दोनों पक्षों का घन करने पर, तो घन कर रहे हैं तो a का क्यूब और 3q का होल क्यूब हो गया। तो a का क्यूब और 3q का होल क्यूब हो गया, 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 27 क्यूब हो गया। अच्छा, यानी a क्यूब बराबर हम इसको लिख सकते हैं कि 9 इंटू 3q होल क्यूब, 9 त्रिक 27 हो गया। अच्छा, यहाँ देख रहे हैं a क्यूब बराबर 9 और इसकी जगह पे हम m मान सकते हैं। यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे कि माना 3q क्यूब इक्वल टू m। ठीक है। अच्छा, एक चीज तो हमने देख लिया कि जो 9m है वो किसी धनात्मक पूर्णांक का घन है, यानी a का घन 9m आ गया। अब फिर r बराबर 1 रखेंगे, फिर देखेंगे, फिर r बराबर 2 रखेंगे, फिर देखेंगे। तो ठीक है, अब यहीं से हम इरेज करते हैं और आगे देखते हैं। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जब r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर, जब r बराबर 1 होगा यानी 1 रखने पर a बराबर 3q और प्लस r का मान 1 हो गया। अब यहाँ पे दोनों पक्षों का फिर घन कर रहे हैं, दोनों पक्षों का घन करने पर दोनों पक्षों का घन कर दे रहे हैं। तो a क्यूब
इजकल टू ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? हम जानते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी, इसके बगल में है ब्रैकेट। तो 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब को देखेंगे तो ए क्यूब मतलब 3 क्यूब का होल क्यूब, यानी ए क्यूब हो गया प्लस बी क्यूब क्या है? 1 का क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू ए का मान 3 क्यूब इंटू बी का मान 1 हो गया और ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी 3 क्यूब प्लस 1 हो गया। आपको बात समझ में आ गई होगी। अब ए क्यूब इजकल टू 3 क्यूब का होल क्यूब ये होल क्यूब है प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 त्रिका 9 क्यूब और 9 क्यूब का इसमें गुणा करेंगे जब तो 9 क्यूब और 3 क्यूब यानी ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 क्यू स्क्वायर, 27 क्यू स्क्वायर और फिर प्लस 3 त्रिका 9 क्यू। समझ में आ गया होगा, अंदर ब्रैकेट में ले गए हैं। 3 त्रिका 9 और 9 त्रिक 27 और ये क्यू स्क्वायर हो गया, फिर प्लस का साइन हो गया, फिर 3 त्रिका 9, 9 क्यू और गुणे 1 तो 9 क्यू हो गया। बात समझ में आ गई होगी। अब फिर आगे देखते हैं ए क्यूब, इसका ये 3 क्यूब का होल क्यूब है यानी 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 क्यूब और फिर इसको अब इधर ले ला रहे हैं तो यहाँ 27 क्यू स्क्वायर हो गया, फिर इसको इधर ला रहे हैं तो 9 क्यू हो गया और एक को इधर ले जा रहे हैं तो प्लस 1 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसको इधर देखते हैं, तो ए क्यूब बराबर यहाँ इतने पॉइंट में से हम 9 को कॉमन ले रहे हैं तो 9 कॉमन हो गया तो यहाँ बचा 3 क्यूब तो 3 क्यूब हो गया और यहाँ 3 बचा, 3 क्यू स्क्वायर हो गया प्लस 3 क्यू स्क्वायर हो गया और फिर यहाँ कितना बचा? केवल क्यूब तो प्लस क्यू हो गया, ब्रैकेट बंद हो गया और प्लस 1 हो गया। बात समझ में आ गई होगी। अब ए क्यूब इजकल टू 9 हो गया और इस पूरे को हम यम मान ले रहे हैं, यम, और ये प्लस 1 हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। यहाँ हम लिख सकते हैं कि ब्रैकेट में माना 3 क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू इजकल टू यम मान लिए। अब इक्वेशन 2 से भी क्लियर हो गया होगा कि धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वो 9m प्लस 1 यानी 9m प्लस 1 के रूप में आ गया। अब देखना है कि जो धनात्मक पूर्णांक का घन है या क्या 9m प्लस 8 के रूप में भी आएगा। तो चलिए इरेज करते हैं और फिर यहीं से स्टार्ट करते हैं r बराबर 2 रखने पर। चलिए देखते हैं r बराबर 2 रखने पर, r बराबर 2 रखने पर a बराबर 3 क्यूब और प्लस 2 हो गया, समझ गए होंगे। अब दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर ऐसे लिखना है आपको। तो यानी a का क्यूब और 3 क्यूब का प्लस 2 का होल क्यूब यानी a क्यूब इजकल टू a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र अभी हमने बताया कि a क्यूब यानी 3 क्यूब का होल क्यूब प्लस b क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस 3ab, 3 a का मान 3 क्यूब गुणे b का मान 2 हो गया और ब्रैकेट में a प्लस बी यानी 3 क्यूब प्लस 2 हो गया। बात समझ में आ गई होगी। यानी a क्यूब इजकल टू 3 क्यूब का होल क्यूब अगर खोलेंगे तो 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 क्यूब हो गया प्लस 2 का क्यूब देखेंगे 8 हो गया प्लस ये 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54 हो गया, 54 क्यू स्क्वायर हो गया
फिर प्लस का साइन हो गया, और 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 हो गया, 36 क्यू हो गया। समझ में आ गया होगा। अब ए क्यूब बराबर ये 27 ए क्यूब और ये प्लस 54 क्यू स्क्वायर और प्लस 36 क्यू हो गया, और इसको 8 को लास्ट में कर दिए। ऐसा 8 को लास्ट में क्यों किए हैं? क्योंकि इन तीनों में कॉमन हो जाएगा, तो इन तीनों में 9 को हम कॉमन लेंगे। आगे स्टेप इधर देखते हैं, यानी ए क्यूब इक्वल टू, अब इसमें से 9 को कॉमन जब ले लिए तो यहाँ बचा 3, यानी 9 त्रिक 27 होता है, तो यहाँ बचा 3 यानी 3 क्यू क्यूब। यहाँ बचा, यहाँ 9 कॉमन लिए तो 9 छक 54, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, यानी 6 क्यू स्क्वायर हो गया, प्लस 6 क्यू स्क्वायर हो गया। यहाँ से 9 कॉमन लिए तो 9 त्रिक 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, यहाँ से 4 क्यू हो गया, प्लस 4 क्यू। समझ गया, आ गया होगा, और प्लस में ये 8 बचा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ से देख रहे हैं ए क्यूब बराबर ये 9 हो गया, और इस पूरे को हम यम मान ले रहे हैं, यम प्लस 8 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब यहाँ से माना 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू इक्वल टू यम। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड तथा थर्ड से कह सकते हैं कि 9m, कह सकते हैं कि 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 एक धनात्मक पूर्णांक का घन है, एक धनात्मक पूर्णांक का घन है। आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न आसानी से समझ में आ गया होगा। अब चलिए मिलते हैं अगले दिन एक्सरसाइज 1.2 के साथ।